Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ शेयर्स आपने अच्छी तरह से कर लिया है। इशू ऑफ डिवेंचर्स पे हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हुआ है, ये 4th वीडियो है ना। इसके पहले आप इशू ऑफ शेयर्स और 3 वीडियो इशू ऑफ डिवेंचर्स के देखे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नया सीखेंगे हर वीडियो में अपन, हर लेक्चर में, ठीक है। आज अपन कुछ नए पे बात करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटीज। डिवेंचर इशूड एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटीज। कभी कभी हम कहीं से लोन लेते हैं और लोन लेते हैं तो हम कहीं पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी देते हैं। तो हमने कहीं से लोन लिया है और जिनसे लोन लिया है उनके पास में हमने हमारे अनइशूड डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटीज डिपॉजिट कर दिए। तो उसको हम अकाउंटिंग में कैसे कंसीडर करेंगे? क्लियर? चलो स्टार्ट। Pioneer Limited took loan of ₹3 lakh from Bank of India and issued 50,006% debentures of ₹10 each. तो 3 लाख रुपीस का अपन ने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है और उनके पास में एज ए सिक्योरिटीज, एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटीज हमने 50,006% डिवेंचर ₹10 each, 5 लाख रुपीस के डिवेंचर मॉर्गेज रखे हैं, ठीक है। उनको डिवेंचर्स दे दिए हैं, उनके हैंड ओवर कर दिए हैं कि अगर हम आपके इस 3 लाख के लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आप अपने अमाउंट की रिकवरी करने के लिए इन डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं पब्लिक में और अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। बराबर। तो सबसे पहले अपन ने लोन लिया तो लोन लेने की सिंपल सी एंट्री कर देंगे अपन। बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन 3 लाख। नरेशन हो जाएगी बैंक लोन टेकन फ्रॉम BOI, बैंक का इंडिया। बराबर है। अब 50,006% डिवेंचर ₹10 each, 5 लाख के डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटीज हमने उनके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए हैं, उनको इशू कर दिए हैं, दे दिए हैं, हैंड ओवर कर दिए। तो हैंड ओवर ही करें ना, इशू थोड़ी करें कि भैया ये डिवेंचर हमारे हैं, आपके पास रख लो सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। हमारे हैं, हमारे ही हैं। अगर हम इस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आपको हम ये राइट्स दे रहे हैं कि आप इन डिवेंचर्स को पब्लिक में इशू करके अपने अमाउंट की रिकवरी कर लेना। तो अब इसकी डिवेंचर को एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटीज के रूप में रखने की कोई एंट्री नहीं करेंगे तो धकेले वाले, मैनेजेबल है, चल जाएगा, ठीक है ना। No entry for collateral securities and shown in the balance sheet as non-current liabilities ₹3 lakh। हमने जो कोलेक्टरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर बैंक के पास में हैंड ओवर करे हैं उसकी एंट्री कोई करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, है ना। और बैलेंस शीट के अंतर्गत नॉन करंट लायबिलिटी में लोन 3 लाख रुपीस हम डिस्क्लोज कर देंगे। बराबर है। यदि हम चाहें तो वो 5 लाख के डिवेंचर्स जो हमने एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटीज बैंक में हैंड ओवर करे हैं उसको भी रिकॉर्ड में ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अपन अगेन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है। Pioneer Limited took loan ₹3 lakh from Bank of India, 50,006% debentures of ₹10 each issued to bank as a collateral securities। तो फर्स्ट एंट्री बैंक से बैंक लोन लिया वही होगी, बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बराबर। अब हम चाहते हैं कि वो जो सिक्योरिटीज के रूप में एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटीज 50,000 डिवेंचर्स हमने बैंक को हैंड ओवर करे हैं उसको भी रिकॉर्ड में अकाउंटिंग में ले लें तो ले लो, उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे? तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया, डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट किसको करें? क्योंकि वो डिवेंचर हमने केवल हैंड ओवर करे हैं, ठीक है ना। तो हम एंट्री कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट 5 लाख, 50,000 डिवेंचर्स ₹10 each। बराबर है। हम चाहें तो लोन लिया है तो लोन की तो एंट्री करेंगे, कोलेक्टरल सिक्योरिटीज की एंट्री नहीं भी करेंगे तो धकेले वाले, और करना चाहो तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है।
अब बैलेंस शीट में इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे? तो बैलेंस शीट में तो लोन ही डिस्क्लोज होगा। नोट्स टू अकाउंट में नॉन करंट लायबिलिटी हेड के अंतर्गत बैंक लोन 3 लाख और इनर कॉलम में नोट्स टू अकाउंट में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर 5 लाख लेस डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख माइनस करके बाहर नील कर देंगे। मतलब फाइनली बैलेंस शीट में जो अमाउंट फाइनली डिस्क्लोज होगा, काउंटिंग में आएगा, टोटलिंग में आएगा, वो केवल 3 लाख ही होगा। क्योंकि ये डिबेंचर हमने इशू नहीं करे, ये तो हैंड ओवर करे। डिबेंचर हमारे थे, हमारे ही है, लेकिन हमने उनको हैंड ओवर कर दिए। तो उसकी एंट्री नहीं भी करते तो चल जाता, और करना हो तो ये एंट्री करेंगे, और ये एंट्री करेंगे तो डिबेंचर सस्पेंड डेबिट हुआ, डेबिट करेंगे मतलब असेट्स, और ये अकाउंट हुआ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, तो ये लायबिलिटी साइड आएगा। तो अब चूंकि ये ना तो रियल असेट्स है ना ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो उसको इनर कॉलम में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर 5 लाख लेस डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 5 लाख 0। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट के अंतर्गत लोन 3 लाख आएगा और 5 लाख माइनस 5 लाख करके आउटर कॉलम में नील कर देंगे। क्लियर? सेम क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है, आप दोनों केस में करेंगे। डिबेंचर्स मार्गेज के रूप में अपन एज ए कोलेक्टेबल सिक्योरिटीज जो रखे हैं उनकी एंट्री नहीं करें, तो केवल एक लोन लेने की एंट्री होगी, और उसकी एंट्री करेंगे तो फिर 2 एंट्री होगी, एक लोन लेने की और दूसरी कोलेक्टेबल सिक्योरिटीज की। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन केस, कभी कभी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू कर देते हैं, हम कोई सर्विस लेते हैं उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू कर देते हैं कि भैया इसके बदले में आप हमारे डिबेंचर ले लो। ठीक है ना, तो वो कहलाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन केस, जैसा कि अपन ने इशू ऑफ शेयर्स में भी देखा था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पायोनियर लिमिटेड परचेस ए बिल्डिंग वर्थ ₹5 लाख, तो हमने 5 लाख रुपीस की एक बिल्डिंग परचेस करी है, and 50,000 debentures of 10 rupees each issued to vendor for their consideration, और 50,000 debentures 10 rupees वाले 5 लाख रुपीस के अपन ने वेंडर को पेमेंट में इशू कर दिए। तो फर्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट यार, बिल्डिंग परचेस करी तो बिल्डिंग अकाउंट यार टू वेंडर 5 लाख, बिल्डिंग अकाउंट यार टू वेंडर 5 लाख बीइंग परचेस अ बिल्डिंग। अब सेकंड एंट्री में अपन वेंडर को पेमेंट कर देंगे, तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट करा 5 लाख से, तो वेंडर अकाउंट दिया 5 लाख। अब पेमेंट में यदि कैश देते तो टू बैंक कर देते, तो पेमेंट में हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो टू डिबेंचर्स 5 लाख बराबर है बीइंग परचेस कंसीडरेशन पेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर लिमिटेड परचेस ए बिल्डिंग वर्थ ₹5 लाख एंड 40,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपीस ईच एट 20% प्रीमियम issued to vendor for their consideration and balancing amount paid in cash। तो 5 लाख की अपन ने बिल्डिंग परचेस करी, पेमेंट में कुछ डिबेंचर्स इशू करे हैं, प्रीमियम पे इशू करे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट बचेगा तो वो उनको रोकड़ा दे देंगे, केस में पेमेंट कर देंगे, मतलब कंपनी में केस मतलब बैंक के थ्रू। चलो फर्स्ट एंट्री वही होगी, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू वेंडर 5 लाख बराबर है बीइंग परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब सेकंड एंट्री में वेंडर को डेबिट कर देंगे, वेंडर अकाउंट दिया 5 लाख टू डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स इशू कर रहा है? 40,000 डिबेंचर्स 10 रुपीस ईच। 40,000 डिबेंचर मतलब 4 लाख के बराबर है, और ये डिबेंचर इशू कर रहा है 20% प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख का 20% 80,000, तो 5 लाख का पेमेंट करना है, 4 लाख के डिबेंचर दे दिए 20% प्रीमियम पे 80,000 मतलब 4 + 80, ये 480 हो गया। अभी भी रिमेनिंग अमाउंट बैलेंसिंग अमाउंट बचा है 20,000, तो टू बैंक 20,000, तो ये वेंडर को 5 लाख का पेमेंट हो गया, 4 लाख डिबेंचर्स के 20% प्रीमियम 80,000 और रिमेनिंग अमाउंट 20,000 कैश। तो बीइंग परचेस कंसीडरेशन पेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो सेम क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर लिमिटेड परचेस ए बिल्डिंग वर्थ ₹5 lakh एंड 60,000 डिवेंचर्स ऑफ 10 rupees ईच एट 20% डिस्काउंट। तो अब यहाँ पेमेंट में हमने डिवेंचर इशू करे हैं और वो 20% डिस्काउंट पे टू वेंडर फॉर देयर कंसिडरेशन एंड बैलेंसिंग अमाउंट पेड इन केस। तो यहाँ हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करे, कोई बात नहीं। पहली एंट्री वही होगी, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू वेंडर 5 lakh, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट दिया टू वेंडर 5 lakh बीइंग परचेज अ बिल्डिंग। सेकंड एंट्री में अपन वेंडर को पेमेंट करते हैं, तो वेंडर अकाउंट दिया वही 5 lakh डेबिट हो जाएगा। अब पेमेंट में अपन उनको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 60,000 डिबेंचर्स 10 rupees ईच, मतलब 6 लाख के। तो डिबेंचर्स में तो क्रेडिट होगा 6 लाख और ये डिबेंचर अपन को इशू कर रहे हैं 20% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट होगा डेबिट। तो वेंडर अकाउंट दिया 5 लाख, डिस्काउंट अकाउंट दिया जो भी अमाउंट आएगा टू डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के आगे आ जाएगा 6 लाख। 60,000 डिबेंचर्स 10 rupees ईच, हमेशा फेस वैल्यू आएगी 6 लाख। अब 6 लाख का 20%, 6 लाख का 20% 1,20,000 डिस्काउंट में आ जाएगा, बराबर है। तो अब ये 5 लाख तो अपने को नेट पेमेंट करना है, 120 डिस्काउंट है और 6 लाख के डिबेंचर इशू होगा। तो क्रेडिट में कम है 20,000, इसका मतलब 20,000 अपन उनको बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे टू बैंक 20,000, बराबर है। तो हमको टोटल पेमेंट करना है 5 लाख का, लेकिन हम 6 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं 20% डिस्काउंट पे। तो 6 लाख का 20% 120 होता है, तो 6 लाख में से 120 तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हमारे डिबेंचर जो इशू हो रहा है नेट प्राइस उसकी होगी 480, जबकि हमको 5 लाख का पेमेंट करना है, तो 20,000 डिस्काउंट दे। Being debenture issued to vendor for their consideration. चलो सेम क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग वर्थ ₹5 lakh एंड 60,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 rupees ईच issued to vendor for their full consideration। तो हमने बिल्डिंग परचेज करी 5 लाख की और 60,000 डिबेंचर्स 10 rupees ईच, 6 लाख के डिबेंचर इशू करे कि भैया रख तू तो 5 के बदले में 6 के डिबेंचर रख। 5 लाख के बिल्डिंग के पेमेंट के बदले में हम तेरे को 6 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे। 1 लाख रुपए का ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं मतलब लॉस है, कैपिटल नेचर का, जिसको हम बोलेंगे गुडविल। गुडविल को गुडविल के नाम से जब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअल में कोई पेमेंट हुआ हो। तो बिल्डिंग अकाउंट दिया 5 लाख, जबकि वेंडर को पेमेंट में देना है 6 लाख, तो वेंडर को क्रेडिट करेंगे 6 लाख से। तो 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल, तो बिल्डिंग अकाउंट दिया 5 लाख, गुडविल अकाउंट दिया 1 लाख, टू वेंडर 6 लाख। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद रहा है, पेमेंट में हम 6 लाख रुपए देने के लिए एग्री हैं। 6 लाख रुपए के हम डिबेंचर इशू कर देंगे आपको, तो वेंडर को पेमेंट देंगे 6 लाख रुपए का। Being purchase a building, सेकंड एंट्री में पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट हुआ 6 लाख से, तो अगली एंट्री में वेंडर को डेबिट करेंगे 6 लाख। वेंडर अकाउंट दिया 6 लाख और उनको पेमेंट में हम इशू कर रहे हैं 60,000 डिबेंचर्स 10 rupees ईच, 6 लाख। तो वेंडर अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स 6 लाख। Being purchase consideration paid to vendor by issue of debentures, बराबर है। चलो सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग वर्थ ₹5 lakh एंड 45,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 rupees ईच इशूड टू वेंडर फॉर देयर फुल कंसिडरेशन। तो हमने बिल्डिंग परचेज करी 5 लाख रुपए की और पेमेंट में हम सेल्स दे रहे हैं फाइनली 45,000 10 rupees के हिसाब से। तो 45,000 10 rupees के हिसाब से 4,50,000 ही होते हैं। तो क्या हाँ, सामने वाला एग्री हो गया, 5 लाख की बिल्डिंग ले रहा है और फाइनल पेमेंट में हम उसको देंगे 4,50,000। हम उसको कम दे रहे हैं मतलब कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इन सारी बातों पे अपन पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट दिया 5 लाख रुपीस टू वेंडर 4,50,000, क्योंकि वेंडर को पेमेंट में हम 450 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं।
तो टू कैपिटल रिजर्व 50,000, ज्यादा देंगे तो कैपिटल लॉस गुडविल अकाउंट गुड में डेबिट होगा, कम देंगे तो कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग परचेज अ बिल्डिंग, सेकंड एंट्री में पेमेंट कर देते हैं वेंडर को, तो वेंडर को उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे अगली एंट्री में जिससे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ है। तो वेंडर अकाउंट ईआर 450, टू डिबेंचर्स 4,50,000, 45 डिबेंचर्स 10 रुपीस ईच, ये पेमेंट हो गया। तो बीइंग परचेज प्राइस पेड टू वेंडर बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो सेम क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम गणपत फॉर सम ऑफ ₹5 लाख। तो हमने गणपत का रनिंग बिजनेस सारी एसेट्स और लाइटी जैसे किसी उससे परचेज कर ली कि भाई तेरा बिजनेस पूरा हमको दे दे, तेरे को हम फाइनली पेमेंट में देंगे 5 लाख रुपीस, और वो 5 लाख रुपीस का पेमेंट भी हम तेरे को 40,000 डिबेंचर्स 10 रुपीस ईच के हिसाब से करेंगे, और हमारे डिबेंचर तेरे को मिलेंगे 20% प्रीमियम पे, और रिमेनिंग अमाउंट तेरे को कैश दे देंगे। ठीक है, अब अपन ने उससे बिजनेस में क्या, these assets and liabilities considered as following: मशीनरी 2 लाख की, बिल्डिंग 160, डेटर्स 50,000, स्टॉक 120, कैश 30,000 एंड क्रेडिटर्स 40,000। मतलब उन्होंने उसके बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में जो जो भी एसेट लेना है डेबिट, और जो जो लायबिलिटीज होगी वो सब क्रेडिट, और परचेज प्राइस से वेंडर को क्रेडिट करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट दिया 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट दिया 1,60,000, डेटर्स अकाउंट दिया 50,000, स्टॉक अकाउंट दिया 1,20,000, कैश अकाउंट दिया 30,000। एक लाइन छोड़ के हमेशा स्पेस रख के चलना, क्योंकि ज्यादा देंगे तो गुडविल और कम देंगे तो कैपिटल रिजर्व, इसलिए एक डेबिट में एक लाइन हमेशा मार्जिन रख के चलना। टू क्रेडिटर्स 40,000, और टू वेंडर मतलब गणपत 5 लाख। गणपत का रनिंग बिजनेस हमने 5 लाख में परचेस करा। अब देखते हैं अपने पास डेबिट की टोटल 2 लाख प्लस 160 360 प्लस 50,000 4,10,000 प्लस 120 530 प्लस 30 560। डेबिट की टोटल है 560, और क्रेडिट की टोटल है 5 लाख और 40,000 540। मतलब डेबिट में टोटल ज्यादा है, इसका मतलब उसको अपन पेमेंट में कम दे रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व, तो टू कैपिटल रिजर्व 20,000 बराबर है। अगर डेबिट में कम आए मतलब ज्यादा पेमेंट कर रहा है तो गुडविल, और क्रेडिट में कम आए तो कम पेमेंट कर रहा है कैपिटल रिजर्व। बीइंग परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम गणपत। अब सेकंड एंट्री में अपन गणपत को पेमेंट कर देते हैं, तो गणपत को क्रेडिट कराया 5 लाख से, तो अगली एंट्री में गणपत को डेबिट कर देंगे 5 लाख। गणपत अकाउंट दिया, वेंडर अकाउंट दिया 5 लाख। अब पेमेंट में अपन उनको क्या दे रहे हैं 40,000 डिबेंचर्स 10 रुपीस ईच, तो 2 डिबेंचर्स 4 लाख, और ये डिबेंचर्स अपन उनको दे रहे हैं 20% प्रीमियम पे, तो 4 लाख का 20% टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, तो 5 लाख रुपीस का पेमेंट करना है, 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स दे रहे हैं 20% प्रीमियम 80,000, तो बचे 20,000 टू बैंक। नरेशन हो जाएगी बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेड टू गणपत बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर लिमिटेड कंपेंसेट टू देयर प्रमोटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड बाय प्रमोटर्स ₹50,000। तो कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के समय, कंपनी को इस्टेब्लिश करते समय, डिबेंचर इशू करते समय, शेयर्स इशू करते समय कंपनी के कोई खर्चे प्रमोटर्स ने करे थे, तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो 50,000 हुए। आज हमने उनको 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट में दो सिचुएशन है, पेड बाय कैश कि हमने उनको पेमेंट नगद दे दिया, या फिर बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स
5,000 डिवेंचर्स 10 रुपीज ईच, वही 50,000 के। तो पहले केस फर्स्ट, तो सबसे पहले अपन वेंडर को कायगा पेमेंट करना है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया 50,000 और वो पेमेंट अपन उनको करना है कैश में, तो टू बैंक 50,000। उन्होंने अपना को हिसाब दिया कि भैया हमने एक्सपेंसेस करे कंपनी के लिए 50,000 के, तो अपन ने कहा ठीक है आपने कंपनी के लिए एक्सपेंसेस करे, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक। केस सेकंड, हमने उनको पेमेंट में कैश ना दिया, 5,000 डिवेंचर्स 10 रुपीज ईच के हिसाब से इशू कर दिए, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी केस सेकंड में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स 50,000। तो कभी भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट हम कर रहे हैं प्रमोटर्स को, तो या तो वो कैश में हो सकता है या वो इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू भी हो सकता है, इशू ऑफ डिवेंचर के भी थ्रू हो सकता है। केस में हो रहा है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक, शेयर्स इशू कर रहा है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू कर रहा है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। Pioneer Limited issued 5,000 debentures of 10 rupees each to underwriters for their commission। तो हमने हमारे शेयर सिक्योरिटीज वगैरह अंडरराइटर्स के थ्रू इशू करवाई थी, उनका कमीशन बना, तो जो भी उनका कमीशन बना 50,000, उसके बदले में हमने उनको 5,000 डिवेंचर्स 10 रुपीज ईच के हिसाब से इशू कर दिए। सिंपल एंट्री, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया 50,000। अब यदि केस में पेमेंट करेंगे तो टू बैंक 50,000, यदि पेमेंट में 50,000 के शेयर्स इशू करते हैं तो टू शेयर कैपिटल 50,000, और पेमेंट में आप 5,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो 10 रुपीज ईच के हिसाब से, तो टू डिवेंचर्स 50,000 बराबर है। तो अंडरराइटर्स को कमीशन देना है, कमीशन हम तीन प्रकार से दे सकते हैं, तो कैश में इशू कर सकते हैं तो अंडरराइटर्स कमीशन टू बैंक, शेयर्स इशू कर सकते हैं तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू कर सकते हैं तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स, बिग डिवेंचर इशू टू अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। चलो सेम क्वेश्चन होमवर्क में, तो आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन केस क्लियर हो गया होगा। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बदले में डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज करा है, बदले में डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, हमने प्रमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में डिवेंचर इशू कर दिए, हमने अंडरराइटर्स को उसके कमीशन के अगेंस्ट में डिवेंचर इशू कर दिए। तो यहां हमारे जो डिवेंचर्स इशू है अदर देन केस, ठीक है। चलो फिर अब कुछ नया सीखते हैं आगे अपन। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आपका क्या इंटेंशन है, आप किस इंटेंशन से पूछना चाह रहे हो, उस हिसाब से हम रिप्लाई कर देते हैं। न्यू अगर 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो वो 12 कैटेगरी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, 14 में भी कर सकते हैं, कुछ लोग 8 में भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। अपन उसको किस इंटेंशन से पूछ रहा है उस बेसिस पे रिप्लाई करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमने डिवेंचर पब्लिक में इशू करे हैं 1 लाख रुपीस के, और उन डिवेंचर्स के अगेंस्ट में हमारी बिल्डिंग, मशीनरी, अदर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है। तो वो जो डिवेंचर है, वो डिवेंचर होल्डर जो है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है, कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हम वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके सबसे पहले जो अमाउंट आएगा उसमें से उन डिवेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट पहले करेंगे, पेमेंट पहले करेंगे। कंपनी लिक्विडेशन में भी गई तो जो लिक्विडेटर्स अपॉइंट होगा वो उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो अमाउंट की रिकवरी करेगा उस अमाउंट में से पहले डिवेंचर होल्डर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी से पेमेंट किया जाएगा, तो वो डिवेंचर्स होगा सिक्योर। और हमने कुछ डिवेंचर्स इशू करे हैं और उन डिवेंचर होल्डर्स को उन डिवेंचर्स के अगेंस्ट में कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, तो वो जो डिवेंचर्स इशू है हमारे वो कहलाएंगे अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिवेंचर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिक्योर्ड एंड
अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब भैया होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, कोई गारंटी कोई सिक्योरिटी नहीं है। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को ही एक नाम से और जाना जाता है नेक्ड डिबेंचर, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नेक्ड डिबेंचर मींस, तो नेक्ड डिबेंचर मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर, उसकी कोई गारंटी कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट रिडम्पशन। तो हमने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू करते समय, लोन लेते समय हमने इस इनिशियल स्टेज पे क्लियर कर दिया था कि ये आपको डिबेंचर जो इशू किया जा रहा है ये स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू किया जा रहा है, 12th ईयर के लिए, 12 इयर्स के लिए हम आपको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। 12th ईयर के एंड में हम आपसे डिबेंचर्स वापस ले लेंगे और आपका पेमेंट आपको दे देंगे। मतलब वो डिबेंचर्स होगा रिडीमेबल, एक फिक्स टाइम के बाद में उन डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाएगा, डिबेंचर्स लेके आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, तो वो कहलाएंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। नहीं, हमने वो कोई टाइम डिसाइड नहीं करा था, हमने कहा था कि जब तक कंपनी चलेगी, जब तक आपका लोन हमारे पास रहेगा, आपके पास हमारे डिबेंचर रहेंगे, हर साल ईयर टू ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, घबराओ मत आप। तो वो बीच में कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा, मतलब वो होगा इररिडीमेबल नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडम्पशन रीपेमेंट के हिसाब से हम डिबेंचर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, बराबर। अब जब ये रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन का मोड क्या होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। तो वो 12th ईयर के एंड में हमने आपको जो डिबेंचर्स इशू करे थे वो 12th ईयर के लिए इशू करे थे, मतलब 12th ईयर के एंड में उनका रिडम्पशन होगा। तो 12th ईयर के एंड में हम आपसे डिबेंचर ले लेंगे और आपका अमाउंट आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, 12th ईयर के एंड में हम इन डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, ये डिबेंचर्स आपसे वापस ले लेंगे। हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहो तो हमसे कैश ले लेना और आप चाहो तो हम हमारी कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर्स, हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स आपको इशू कर देंगे, आपको डिबेंचर से हम शेयर होल्डर्स में कन्वर्शन कर देंगे, शेयर्स इशू कर देंगे, शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर। तो वो हो सकते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कि वे 12th ईयर के एंड में आपसे डिबेंचर वापस ले लेंगे, मतलब उनका रिडम्पशन तो होगा, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शन है, आप चाहो तो कैश ले लेना, आप चाहो तो हमारी कंपनी के उतने शेयर्स ले लेना, हम आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टेबल। नीरे भैया, हम तो 12th ईयर के एंड में आपको कोई शेयर्स वगैरह इशू नहीं करेंगे, हम तो आपको कैश पेमेंट करके विदा कर देंगे, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, भाई आपको आपका पेमेंट नगद मिल जाएगा, ठीक है। तो रीपेमेंट के हिसाब से रिडेम्पशन का जो पेमेंट होगा वो आपको शेयर्स के थ्रू भी हो सकता है, वो आपको कैश में भी हो सकता है। तो वो यदि कन्वर्ट का ऑप्शन दिया है तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे, और नहीं दिया है तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे, बराबर। अब अपन आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो सारे डिबेंचर होल्डर्स का पूरा डेटा कंपनी के पास रहता है, उनका नाम, उनका एड्रेस, कितने डिबेंचर्स किस पार्टी के नाम से इशू किए गए, ताकि कंपनी टाइम टू टाइम उनके नाम के चेक बना के हर साल या टाइम बेसिस पे उनको इंटरेस्ट पेड करती रहे। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पूरा डेटा अपने आप मेंटेन करती है, मतलब एक रजिस्टर मेंटेन करती है डिबेंचर होल्डर का, और उस रजिस्टर में सारे डिबेंचर होल्डर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो अपन उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर। आप जब भी कंपनी के डिबेंचर्स वापस से मार्केट में सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी के रजिस्टर में से आपका नाम कट जाएगा, आपने जिसको सेल करे हैं उसके नाम से वो डिबेंचर ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी के रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाएगा और आगे से इंटरेस्ट कंपनी उसको देगी, ठीक है। तो वो कहलाएंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बराबर। कंपनी ने 100 रुपीस का एक डिबेंचर इशू करा था
ठीक है। और पहले दिन ही आपके सामने क्लियर कर दिया था कि भैया आपका इनका रिडम्पशन 12th ईयर के एंड में होगा और हम कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे किसी भी डिवेंचर होल्डर्स का, ठीक है ना। तो वो कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्टर में कोई डेटा नहीं है, तो वो होगा अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। कौन से डिवेंचर्स? अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो कंपनी ने फर्स्ट ईयर में जब आपको डिवेंचर इशू करे थे, डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीस है और आपसे उन्होंने 40 रुपीस चार्ज करे थे, 40 रुपीस रिसीव करे थे, क्लियर है ना, 12th ईयर के लिए। और आपसे बोला था कि ये सर्टिफिकेट है, आपके हैंडओवर कर रहा है, अब आप इसको संभाल के रखना, ये वतन, ये सर्टिफिकेट आपके हवाले है। 12th ईयर के एंड में आना और पूरा 100 रुपीस लेके जाना। आज हम आपको डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीस का डिवेंचर दे रहा है, लेकिन आपसे रिसीव कर रहा है, पेमेंट ले रहा है केवल 40 रुपीस। 12th ईयर के एंड में आना और 40 के पूरा 100 रुपीस लेके जाना। बीच में हम कोई आपको इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे। तो हम लेते समय, इशू करते समय आपसे केवल 40 रुपीस चार्ज कर रहे हैं और रिडम्पशन की जब भी डेट आएगी तो आपको उस 40 के अगेंस्ट में 100 रुपीस पूरी फेस वैल्यू का पेमेंट करेंगे। इसका मतलब 40 के अगेंस्ट में 100 का पेमेंट करेंगे तो वो जो 60 रुपीस आपको सरप्लस मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, वही उन 12 ईयर का इंटरेस्ट कंसीडर किया जाएगा। तो कंपनी ने पहले दिन ही आपको सर्टिफिकेट हैंडओवर करते समय क्लियर कर दिया था कि भैया कंपनी के पास में आपका कोई डेटा नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है। 12th ईयर के एंड में जो व्यक्ति ये सर्टिफिकेट हमारे पास लेके आएगा, हम उसका नाम नहीं पूछेंगे, वो सर्टिफिकेट लेंगे और उसको 100 रुपीस का पेमेंट कर देंगे, बराबर है ना। तो वो कहलाते हैं अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स को बियरर भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट हैंडओवर करते समय आपको पहले ही बोल दिया था कि भैया संभाल के रखना, आपकी जवाबदारी है। यदि अगर कहीं और मिस हो गया, किसी और के हाथ में चले गया, तो वो जिसके हाथ में जाएगा वो उसका बन जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अनरजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब एक तरह से वो बियरर डिवेंचर्स भी हो गए, बराबर। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स को एक नाम से और जाना जाता है 0% कूपन बॉन्ड्स। मतलब इन 12 इयर्स में कंपनी आपको कोई इंटरेस्ट अलग से पेड नहीं करेगी। 100 रुपीस का डिवेंचर आपको इशू कर रही है और आपसे केवल 40 रुपीस चार्ज कर रही है, और 12th ईयर के एंड में आपको पूरा 100 रुपीस का पेमेंट मिलेगा। मतलब वो 60 रुपीस जो होगा वो ओवरऑल आपके 12 इयर्स का इंटरेस्ट होगा। विद इन 12 इयर्स आपको कोई इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी, तो हम उसको 0% कूपन बॉन्ड के नाम से भी बोल सकते हैं। बात क्लियर? तो रजिस्टर्ड डिवेंचर जिसपे कंपनी टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट देती रहेगी, कंपनी के पास पूरा डेटा है, कंपनी के रजिस्टर में आपका पूरा रिकॉर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड डिवेंचर होगा। और ये रजिस्टर्ड डिवेंचर कहीं मिसप्लेस भी हो जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट किसी के भी हाथ में चले जाए, कंपनी के रिकॉर्ड में तो अपना ही नाम है। जब तक अपन सेल नहीं करेंगे, जब तक वो नाम ट्रांसफर नहीं होगा। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, 0% कूपन बॉन्ड्स, वो जो सर्टिफिकेट आपको हैंडओवर कर दिया था वो अब आपको संभाल के रखना है। वो बियरर है, वो जिसके हाथ में वो डिवेंचर सर्टिफिकेट आ जाएंगे, वो डिवेंचर सर्टिफिकेट का ऑनर मान लिया जाएगा। जैसे इंडियन करेंसी 100 का नोट मेरी जेब में रखा तो मैं मालिक, मेरी जेब में से कहीं गिर गया और किसी और के हाथ में चले गया तो मैं उसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि ये नोट मेरा है। तो वो जिसके हाथ में वो उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बराबर है ना। तो बात समझ में आ गई। तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को बियरर के नाम से भी जाना जा सकता है और अनरजिस्टर्ड को 0% कूपन बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ मॉर्गेज, तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम पे 6% डिवेंचर इशू करे 10 लाख रुपीस के, 6% डिवेंचर इशू करे 10 लाख रुपीस के, और उस डिवेंचर के अगेंस्ट में 50 लाख रुपीस की ये बिल्डिंग हमने मॉर्गेज रखी है एज ए सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वो जो 50 लाख की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अगेंस्ट में हमने फर्स्ट टाइम में 6% डिवेंचर इशू करे हैं।
तो वो 6% डिवेंचर्स का फर्स्ट मार्गेज रहेगा। ठीक है, सेकंड ईयर में हमको और डिवेंचर इशू करना है 5 लाख रुपीस के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 7%। हमने उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 5 लाख रुपीस के 7% डिवेंचर और इशू कर दिए, प्रॉपर्टी वही मार्गेज मानी जाएगी क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट टाइम हमने डिवेंचर इशू करे थे 10 लाख के, सेकंड टाइम हमने डिवेंचर इशू करे 5 लाख के। तो वो जो 5 लाख के डिवेंचर है उन डिवेंचर होल्डर्स का उस प्रॉपर्टी पे सेकंड मार्गेज माना जाएगा। आफ्टर सम टाइम हमने 15 लाख रुपीस के और डिवेंचर इशू करे उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 8%। फर्स्ट टाइम जो डिवेंचर इशू करे थे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 6%, सेकंड टाइम पे जो डिवेंचर इशू करे थे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7%, थर्ड टाइम पे हमने जो डिवेंचर इशू करे 15 लाख के उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% 15 लाख के। तो वो जो 15 लाख के थर्ड टाइम पे डिवेंचर इशू हुए वो थर्ड मार्गेज माना जाएगा। कंपनी यदि इनका टाइम टू टाइम रिडम्पशन कर देती, रीपेमेंट कर देती तो मैटर ही खत्म हो जाता। लेकिन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है, कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, तो वो बिल्डिंग बेच के इन सारे डिवेंचर्स का पेमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट राइट्स, फर्स्ट मार्गेज किसका था? 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स का। तो सबसे पहला पेमेंट उनका होगा, उनका पेमेंट होने के बाद जो सरप्लस बचेगा सेकंड मार्गेज वाले का पेमेंट होगा, और उनका पेमेंट होने के बाद में जो अमाउंट बचेगा थर्ड मार्गेज वाले का पेमेंट होगा। तो मार्गेज में भी प्रायोरिटी हो सकती है क्योंकि प्रॉपर्टी एक ही है और उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फर्स्ट डिवेंचर इशू है, सेकंड इशू है और भी इशू है। तो मार्गेज में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट हो जाएगा। बराबर है? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जब भी हम कोई सिक्योरिटीज डिवेंचर इशू करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही डिसाइड हो जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कि भैया 8% डिवेंचर्स। तो हर साल आपको आपके उन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पे 8% इंटरेस्ट, तो वो कहलाता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर देती है और उस पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो अलग अलग डिसाइड कर देती है कि फर्स्ट ईयर में आपको हम 5% इंटरेस्ट देंगे, फिर सेकंड ईयर में हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, सेकंड ईयर से 5th ईयर तक, फिर 5th ईयर से 10th ईयर तक हम आपको 9% इंटरेस्ट देंगे। मतलब इंटरेस्ट की रेट ईयर टू ईयर चेंज होगी और वो चेंज कितनी होगी आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था। मतलब पूरी लाइफ में उन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट की रेट सेम नहीं रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आज कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू करे और उनने इंटरेस्ट की रेट डिसाइड कर ली कि भाई आरबीआई की जो बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% और ऐड करके जो रेट आएगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिवेंचर होल्डर्स की रहेगी। और आरबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक को फाइनेंस करती है आरबीआई, वो क्या होती रहती है बेटा? फ्लक्चुएट होती रहती है। तो हमारे डिवेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होगी, वो बेस हमने पहले डिसाइड करके बता दिया होगा। या तो एक डिसाइडेड रेट है फिक्स कि भैया हर अकाउंटिंग ईयर में ये रेट रहेगी, या फिर हर अकाउंटिंग ईयर में रेट चेंज भी हो सकती है, वो बेस हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया होगा। ठीक है? तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ डिवेंचर हर एंगल से मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है? आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।